जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। दोस्तों आज हम लोग जनरल नॉलेज में बहुत ही अच्छे चीज़ पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है 20 से 15 वर्ष में बार बार रिपीट होता है। दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग जरूर देखिए, कमज़ोर छात्र के लिए बहुत ही यह प्रश्न उपयोगी होगा। दोस्तों आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, किसी तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंघा रोग होता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है दोस्तों? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। दोस्तों आइए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? दोस्तों डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है दोस्तों? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है, यानी किस क्या जम जाने के कारण शरीर में गठिया रोग हो जाता है दोस्तों? तो यूरिक अम्ल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? यूरिक अम्ल। एक बार और प्रश्न को पढ़ लीजिए। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? तो दोस्तों यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि नाम है। क्या है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि नाम है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है दोस्तों? तो कोबाल्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी जो किया जाता है उसे हम लोग वैस्कटोमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? वैस्कटोमी के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। औरत की नसबंदी को क्या कहा जाता है? औरत की नसबंदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? औरत की नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्यूबकोटोमी कहा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में पिनियल ग्रंथि जो है, पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कहाँ, किसके शरीर में? मनुष्य के शरीर में। तो ये जो पिनियल ग्रंथि है मस्तिष्क में पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क का मतलब ब्रेन। ब्रेन में पिनियल ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो पीएच मान का मतलब हो गया पावर फैक्टर। कितना होता है दोस्तों? तो 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, मानव में जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के जो दांत होते हैं उसमें देखिए दोस्तों, इंसीजर होता है एक होता है कैनिन्स होता है, एक प्रीमोलर होता है और एक मोलर होता है। इसमें दोस्तों 8 इंसीजर होते हैं और 4 कैनिनीज होते हैं, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर होते हैं दोस्तों। टोटल कितने दांत हो गए दोस्तों? देखिए 8 4 12, 12 8 20, 20 12 कितना होता है दोस्तों? 32। यानी टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। दांत के प्रकार पूछेगा दोस्तों तो बोल दीजिएगा 4 होते हैं। अगर पूछ देगा कौन कौन तो बोल दीजिएगा इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर। पूछ देगा दोस्तों इंसीजर
दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो बोल दीजिएगा 8। अगर पूछ देगा काइनिज दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो बोल दीजिएगा 4। अगर पूछेगा प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 8। अगर पूछ देगा आपसे मोलर दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 12 है। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में देखिए कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों, 20 दांत। हाँ, सवाल आपसे पूछ देगा कि मनुष्य के जीवन काल में मतलब दांतों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 4 है। उसमें कौन कौन, इंसीजर, कैनिज, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इस तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में, यानी एक बार धड़केगा तो उसको कितना समय लगेगा, 0.8 सेकेंड। यानी 0.8 सेकेंड दोस्तों समय लगता है। क्या है प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है दोस्तों, 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है दोस्तों, 0.8 सेकेंड लगता है। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है। मानव का जो त्वचा होता है उसका रंग, जैसे में काला हुआ, गोरा हुआ, भूरा हुआ, इस तरह का जो रंग होता है किससे बनता है दोस्तों। मानव त्वचा का जो रंग होता है किससे बनता है दोस्तों, तो मेलानिन से बनता है। मेलानिन से बनता है दोस्तों। किससे बनता है, मेलानिन से बनता है। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, गुणसूत्र किनसे मिलकर बना होता है। गुणसूत्र किनसे मिलकर बनाता है। जो गुणसूत्र है ना, इसको हम लोग, ये जो गुणसूत्र है किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी डीएनए और प्रोटीन दोनों मतलब रहते हैं तो गुणसूत्र का निर्माण होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछ दे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, जो डीएनए है इस डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो क्या आप बोलिएगा, डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। आनुवांशिक को संकेतों एवं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। आनुवंशिक संकेतों एवं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है दोस्तों, डीएनए द्वारा होता है। मतलब आनुवंशिक जो संकेत होता है, लक्षण होता है, मान लीजिए कोई भी परिवार में अगर किसी को कोई पागल हो तो ये जो पागल का जो पीढ़ी है अगला पीढ़ी में भी आ सकता है। उसी को मतलब किसके द्वारा होता है दोस्तों, डीएनए के द्वारा होता है। आनुवंशिक संकेतों एवं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है दोस्तों, डीएनए के द्वारा होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह का वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचता रहेगा। आइए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। शरीर में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है दोस्तों। शरीर में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है। यानी शरीर में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसका नियंत्रण जो किसके द्वारा होता है दोस्तों, आइरिस के अंदर। आँख में जो होती है एक आइरिस होती है, छोटी सी होती है, मतलब आइरिस के द्वारा प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, शरीर का तापमान यानी शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रण होता है। यानी शरीर का तापक्रम, मान लीजिए कोई ताप ठंडा हो या गर्मी हो तो उसको नियंत्रण करना हो तो किसके द्वारा नियंत्रण करेंगे दोस्तों। यानी शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रण होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, हाइपोथैलेमस। क्या देंगे आंसर दोस्तों, हाइपोथैलेमस। इसे आप लोग रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रण होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रण होता है दोस्तों। इसे आप लोग रट लीजिए। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। जीन शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था, जोहानसन ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों, जोहानसन। जीन जो दिया था जोहानसन ने दिया था, जोहानसन ने दिया था दोस्तों। आइए दोस्तों
एक और प्रश्न देखते हैं, न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? जो न्यूरॉन है मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है दोस्तों? न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र का भाग है कौन? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तंत्रिका तंत्र का भाग है दोस्तों। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जो एक रोग होता है, ये किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये जो होता है विषाणु द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु द्वारा होता है। किसके काटने से होता है दोस्तों? कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? देखिए दोस्तों, मानव का जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? तो आप लोग आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों? अग्नाशय। क्या दीजिएगा दोस्तों? अग्नाशय। दोस्तों एक तो लाइक बनता है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे दोस्तों में सर शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उत्तेजना के समय कब उत्तेजना के समय, इस प्रश्न में दिया हो उत्तेजना, तब ही उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित का मतलब निकालता है, यानी कौन सा हार्मोन निकालता है दोस्तों? तो उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलेंगे? एड्रेनल हार्मोन। जैसे में क्रोध हो, कहीं लड़ाई करना हो या कहीं मारपीट करना हो दोस्तों, या कोई भी काम कर रहे हैं जोश के साथ, तो उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों? एड्रेनल हार्मोन निकलता है। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार है दोस्तों, अंत तक देखिए क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट मिलेंगे। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है दोस्तों? देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि रोग यानी जो निकट दृष्टि रोग को हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है दोस्तों? फेफड़ा से है या मस्तिष्क से है या कान से है दोस्तों? नहीं दोस्तों, किससे? आँख से है। किससे है दोस्तों? आँख से है। निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? आँख से है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ब्लड कैंसर को आमतौर पर हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। ल्यूकेमिया के नाम से दोस्तों जानते हैं। इसे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, ब्लड कैंसर को एक और नाम क्या है दोस्तों? ल्यूकेमिया है। उसी को हम लोग कह देंगे कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। यानी ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया के नाम से भी बोल सकते हैं, यानी इसका दो नाम है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग ब्लड कैंसर ही बोलते हैं क्योंकि ल्यूकेमिया उन लोगों को मालूम नहीं रहता। लेकिन एग्ज़ाम में जब भी आप जाइएगा एग्ज़ाम देने, तो आपको उस तरह से प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? यानी शरीर के किस अंग की, यानी शरीर में बहुत सारे अंग है, उसमें मतलब कौन सा अंग खराब हो जाएगा तो मधुमेह रोग, यानी कौन सा रोग? मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, यानी इसे हम लोग शुगर भी बोलते हैं दोस्तों। यानी शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है दोस्तों? अगर आपका अग्नाशय खराब हो जाए, शरीर में जो एक अंग है अग्नाशय, अगर ये अंग खराब हो जाए तो कौन सा रोग सर प्रकोप हो जाएगा? कौन सा रोग का प्रकोप होगा? मधुमेह रोग का प्रकोप होने लगेगा, यानी आपको मधुमेह रोग हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो है, देखिए पीलिया बीमारी है, ये किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? पीलिया जो है यानी शरीर में मतलब कौन सा अंग है मतलब खराब हो जाने पर वह मतलब
रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया। किस शरीर के कौन सा अंग खराब होने पर दोस्तों मतलब पीलिया रोग हो जाता है? तो यकृत। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। यकृत क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं दोस्तों। अगर यकृत में यानी लीवर में अगर आपको चाकू मार दिया जाए या कोई भी रोग हो जाए लगभग, तो वो यकृत जो है वो अपने स्वयं मतलब उसको सही कर लेती है, यानी उसको मतलब दवा ववा की जरूरत नहीं, मतलब अपने आप मतलब भरपाई कर लेती है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न में चलते हैं। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? देखिए दोस्तों, मेनिंजाइटिस रोग जो है देखिए एक रोग है। रोग का नाम क्या है दोस्तों? मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? रोग का नाम याद रखिए दोस्तों, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो शरीर में बहुत सारे अंग हैं, अग्नाशय हुआ, लीवर हुआ, मस्तिष्क हुआ, मतलब बहुत सारे हैं etc। तो मेनिंजाइटिस जो रोग है किसको प्रभावित करेगा? तो सिर्फ करेगा किसको? मस्तिष्क को, यानी ब्रेन को करेगा। किसको करेगा दोस्तों? ब्रेन को करेगा। किसको करेगा दोस्तों? ब्रेन को करेगा। ठीक है दोस्तों, ब्रेन को करेगा। ठीक है, आइए देखिए आगे देखते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? देखिए दोस्तों, एक वायरस है। कौन सा वायरस है दोस्तों? जीका वायरस। कौन सा वायरस है दोस्तों? जीका वायरस। यानी किसके द्वारा, यानी जो वायरस है जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मनुष्य में फैल जाता है। संचारित का मतलब दोस्तों फैलना, यानी मनुष्य में चला जाता है या फैल जाता है। तो मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मच्छर के द्वारा। मच्छर के द्वारा जीका वायरस मनुष्य में संचारित हो जाता है दोस्तों। आइए इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए, देखिए दोस्तों, अगर कचरा जो है पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैल जाएगी? देखिए दोस्तों, अगर कचरा जो होता है, कहीं भी कचरा हो, अगर पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी होगी? एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों, मान लीजिए अगर पानी आप रखे हुए हैं, उसको आप ढके नहीं हैं तो मच्छर पड़ जाएंगे, या मतलब कहीं से कचरा पड़ जाएगा, या मतलब बारिश का पानी पड़ जाएगा, तो उसमें तो कचरा मिल गया और आप उसको देखेंगे नहीं और आप पी लेंगे, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? टाइफाइड हो जाएगी दोस्तों। इसलिए अगर आप कोई भी पानी पी रहे हैं तो वो फिल्टर वाला पानी पिए, या आप उसे थोड़ा सा सुसुम कर लें, थोड़ा सा मतलब आग पर या धूप पर थोड़ा सा गर्म कर लें, इसके बाद पिए। यानी अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैल जाएगी? टाइफाइड। इसलिए दोस्तों बरसात के दिनों में अगर पानी आप पी रहे हैं तो पानी को उबाल कर पीजिए, यानी थोड़ा सा सुसुम कर पीजिए। अगर आप नहीं सुसुम कर पीजिएगा, थोड़ा सा भी सावधानी बरतीजिएगा दोस्तों, तो आपको टाइफाइड होने की चांस हो जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।